हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रूरल डेवलपमेंट चैप्टर। इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका रूरल डेवलपमेंट, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले, स्टार्टिंग करने से पहले आप अपना जो है इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे जो है अच्छे से इसे रीड आउट करके समझ के अपने मार्क्स स्कोर कर सकें। लेट्स बिगिन। रूरल डेवलपमेंट जो है आपको पता है ज़्यादा विलेज एरियाज़ के बाद में पढ़ेंगे। उनके ही एरियाज़ के ऊपर सोशल, इकोनॉमिक और उनके एजुकेशन डेवलपमेंट के ऊपर देखेंगे जो विलेज एरिया से रिलेटेड होता है। मतलब कि ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो रूरल एरियाज़ के लिए हो। रूरल डेवलपमेंट जो है उसे कहते हैं जो एक ऐसा निरंतर है, कॉम्प्रहेंसिव, जो एक विस्तार होता है, जो सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस है, जिसमें क्या होगा, जो ज़्यादातर एक इम्प्रूव करना सारे एस्पेक्ट जो होंगे एक रूरल लाइफ को। मतलब कि हम कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। मतलब कि एक रूरल इंसान, मतलब विलेज में रहने वाले जो एक हर एक व्यक्ति के लिए उसका सोशो इकोनॉमिक जो है वेलफेयर होना चाहिए। उसका जो है वो क्या हो, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, जिससे क्या हो, वो इम्प्रूव हो सके। इम्प्रूव होगा तो उसका वेलबींग अच्छा होगा, तो वो अच्छा होगा तो अच्छा उसका डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, और होए भी किसमें, ऑल एस्पेक्ट्स पे हो, मतलब सारे मुद्दों में हो उसका विकास। रूरल डेवलपमेंट जो है किस किस को लेकर रखता है अपने साथ, ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें क्या होगा, सब बच्चे पढ़ेंगे भी, सब बड़े पढ़े, सब लोग जो होंगे क्या, एजुकेटेड हों। स्किल डेवलपमेंट हो, उसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उनको मिले। लैंड रिफॉर्म्स भी मिले, जिसमें क्या हो, ओनर हो, एक जो है ज़मीन के, एक भूमि के ऊपर क्या रखें, ओनरशिप रखें, अपनी डेवलपमेंट करें। लोकल रिसोर्सेज जो है उनको बनाए रखें, उनको जो है उसको विकास करें। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड होए, और जो पॉवर्टी है उसको वो ख़त्म करें, जिससे क्या होए, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उनको रोज़गार मिले। तो ये रूरल डेवलपमेंट जो है एक ऐसा स्टेप्स है जिसमें उनको क्या हो सकता है, उनका डेवलपमेंट हो सकता है। रूरल डेवलपमेंट की एक इम्पोर्टेंस है, ज़्यादातर आपको पता है जो विलेजेस में रहते हैं लोग, उनका 2/3 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक है, एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है ज़्यादातर जो है डिक्रीज़ हो रहा है 3% पर एनम। जो ज़्यादातर छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो है कम होने लग गई हैं। तो रूरल डेवलपमेंट जो है उस पर विकास करने, इम्प्रूव करने का काम करेगा। एक इम्पोर्टेंट है स्टेप टेकन वेलफेयर करने के, इम्प्रूव करने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है इनको सही करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट होता क्या है, रूरल क्रेडिट क्या होता है, फेथ। लिटरली में हम उसका ध्यान रखते हैं, फेथ मतलब हमारे को एक ऐसा, वैसा तो उधार होता है लेकिन एक विश्वास भी होता है। क्रेडिट का मतलब ही ज़्यादातर अरेंजमेंट करता है, जैसे कि उसे क्या हो, बोरर को एक रीपेमेंट करना, फ्यूचर का प्रॉमिस करना। तो हम करते हैं, ज़्यादा क्रेडिट लेता है जो इंसान अगर बोरो करता है उसे जो है वो वापसी पेमेंट करता है, उसके लिए प्रॉमिस करता है। तो रूरल क्रेडिट भी ऐसा ही होता है, जैसे कि इसमें जो फार्मर्स जो होते हैं इसमें डिपेंड होते हैं। ज़्यादातर फार्मर फैमिलीज़ जो होती हैं रूरल क्रेडिट्स पे ही क्या होती हैं, फैमिलीज़ डिपेंड होती हैं। तो इसी क्रेडिट से लेके ही वो उनकी क्या होती है, क्रेडिट जो है उनका लाइफलाइन होता है। वही फार्मर जो है अपनी जीवन क्रिया चलाते हैं, इससे ये एक्टिविटी करते हैं। ज़्यादातर स्मॉल मार्जिनल होल्डर्स होते हैं, ज़्यादातर ये लेते हैं इनसे। तो रूरल एक क्रेडिट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनको डेवलपमेंट करने के लिए। नेक्स्ट चलेंगे, रूरल क्रेडिट की इम्पोर्टेंट क्या है। क्रेडिट जो है आपको पता है क्यों इम्पोर्टेंट है। अब फार्मर्स हैं, उनको ज़रूरत है क्रेडिट करने की, क्यों लेंगे, वो उधार क्यों लेते हैं,
सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, इम्प्लीमेंट सारे जो अपने एक्सपेंडिचर जो है क्रॉप्स को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, एग्रीकल्चर को अच्छी तरह से करने के लिए, एक टेक्नोलॉजी को अच्छे को न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए हेल्प करती है। फैमिली के एक्सपेंडिचर जो होते हैं, खर्चे होते हैं, मैरिज, डेथ, रिलीजियस फंक्शन एक्सेट्रा जो होते हैं, नीडेड होती है, वो क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं। तो एडिशनल लैंड लेने के लिए इससे अच्छा ट्यूबवेल्स बनाना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स जो हैं यूज़ करते हैं विलेज एरियाज़ में, ये इम्पोर्टेंट है जिससे उनका विकास होता है। अदर सोर्स जो है उसकी कौन से होते हैं, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में आता है कोऑपरेटिव, कमर्शियल और आरबीबीएस एंड मनी लेंडर्स एंड रेंट लॉर्ड्स और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव नॉन इंस्टीट्यूशन। मतलब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वो वाले होते हैं जो एक ऐसे गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होते हैं, ठीक है, कंपनी और गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड कंपनी होती है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वो उससे होते हैं जो उनसे उधार लेना, जो कैसे साहूकार रिलेटिव से हो गए या ज़मींदार वालों से लेना होता है, जो मदद करते हैं उधार देने पे किसानों को। इनफॉर्मल सोर्सेज जो है ज़्यादातर हम उन्हें नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट मानते हैं, जैसे लैंडलॉर्ड देते हैं, साहूकार देते हैं। यही आपका जो है वो क्या करते हैं, अब आप नॉन इंस्टीट्यूशनल से लेंगे तो अगर आप क्रेडिट लेते हैं तो मनी लेंडर, फ्रेंड्स और रिलेटिव ट्रेडर्स एक्सेट्रा जो है क्या करते हैं, दे तो देते हैं, सोर्सेस होते हैं देने के लिए, क्रेडिट देते हैं। तो क्या होते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट लेते हैं, ठीक है, बोरर को ज़्यादातर शोषण करते हैं, ज़्यादा पैसे लेते हैं, उनके सिक्योरिटी रख लेते हैं, तो चीट भी करते हैं ज़्यादातर, उनको जैसे सिक्योरिटीज़ रख के और कहते हैं कि तुम्हारे को नहीं मिलेगी, अगर वो बाई चांस पैसे दे भी देता है तो चुका देता अपना लोन वापसी, तो जो है ये, लेकिन इजी लोन मिल जाता है उनको इनसे, बस ये एक नॉन इंस्टीट्यूशनल का फ़ायदा होता है बस उनको। नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब हो गया, आपने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट हम अभी पढ़ के आए थे, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोर्सेज एंड हेल्प ग्रुप जो चले हैं। कमर्शियल बैंक जो आपको पता है, बैंक जो होते हैं क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं लोन्स एग्रीकल्चर पर्पस पे, शॉर्ट हो, मीडियम हो या लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए प्रोवाइड करते हैं। रीजनल बैंक जो होते हैं, रूरल बैंक, ज़्यादातर ये विलेजेस में ही बने होते हैं और ये जो ओपन होते हैं, ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटी जो है इसमें कोई नहीं होती, ओपन हो जाते हैं आराम से, और स्मॉल फार्मर को क्रेडिट प्रोवाइड करने का इनका मेन एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोर्सेज जो सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो उसमें उधार देने के लिए क्या करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट देते हैं, उधार देते हैं फार्मर्स को, जिसमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं, जिससे कि सारे किसान जो हैं वो आराम से इनका लोन उतार सके, वापस कर सके, रीपेमेंट कर सके। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, कुछ जो है मेंबर्स होते हैं खुद ही अपने जो है पैसा जो है इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और फिर ना जो ज़रूरतमंद फार्मर्स होते हैं, जो नीडी होते हैं, उनको वो फिर क्रेडिट में पैसे प्रोवाइड करते हैं, वेरी लो रेट पे इंटरेस्ट में पैसे देते हैं। अब पढ़ेंगे हम, जो हमने फॉर्मल सोर्सेज जो थे हमने अभी जो पढ़े थे, उसमें जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, ठीक है, क्रेडिट के लिए, जैसे बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रीजनल, नाबार्ड, फॉर्मर्स, जो सारे क्या हैं, फॉर्मल सोर्सेज हैं। ये सब क्या करते हैं, बैंक्स सब क्या करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक जो है ज़्यादातर आरबीआई जो है इनसे चलाता है, ठीक है, इंस्ट्रक्टेड करता है, शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है फार्मर को। इन्होंने जो है फार्मर्स को देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड्स जो है सिस्टम चलाया है, जिसमें शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कार्ड्स के ऊपर, और ये डिफ़िकल्ट होता है पुअर फार्मर्स को लोन्स देना बैंक से, ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। ब्रांचेस जो हैं वो बैंक्स की जो है भी ज़्यादातर विलेजेस में नहीं पाई जाती हैं, मिलती नहीं है, तो इसमें जो ज़्यादातर पुअर फार्मर जो है वो बहुत ही उनको लगता है कि बहुत नहीं दे पाएंगे, तो वो ज़्यादातर उनको नहीं दे पाते हैं लोन, उनको जल्दी नहीं मिलता। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, लोन्स देती हैं फार्मर को रीज़नेबल रेट पे उनको प्रोवाइड होता है लोन, ठीक है, उनकी कोई डिमांड नहीं होती है कि कोई सिक्योरिटी वगैरह रखनी है उन पर, ठीक है। फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई कर देते हैं, एजुकेट करते हैं फार्मर को, नए नए मेथड जो होते हैं फार्मिंग के, एग्रीकल्चर को अच्छी तरह से जो नए नए टेक्निक्स आ गए उन पे
उनको एजुकेट करते हैं। रीजनल रूरल बैंक जो हैं आपके, वो क्या करते हैं, इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है इस पर चलाती है, जो क्रेडिट नीड्स जो होती है रूरल पीपल को प्रोवाइड करने के लिए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स जो है फार्मर को लो रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करते हैं। तो सेटअप करते हैं विलेज एरियाज़ पे, ज़्यादातर ये विलेज एरियाज़ में प्रोवाइड होता है, वहाँ बनते हैं। अब नाबार्ड जो है हमारे, उसकी फुल फॉर्म सबसे पहले याद करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो है 1982 पे एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये क्रेडिट देना विलेजेस पीपल्स को प्रोवाइड करने के लिए हुआ था, सपोर्ट देता है, हेल्प देता है, फंड प्रोवाइड करता है रूरल एरिया क्रेडिट्स को, ट्रेनिंग भी देता है। हाँ जी, तो अभी हमने नाबार्ड्स पढ़ा, ठीक है। हमारे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल पढ़े तो उसमें एक और है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाला। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसमें क्या कहते हैं, 10 to 20 जो हैं मेंबर्स होते हैं, विलेज के ही होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। हर एक मेंबर जो कंट्रीब्यूट करता है स्मॉल स्मॉल अमाउंट। तो मेंबर्स जो हैं जहाँ सब क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, ग्रुप से ही लोन लेते हैं, फिर बाद में उसे जो है रिटर्न करते हैं। जैसे लोन जो है बैंक से मिलता है, वैसे ये अपने ग्रुप में ही डिस्ट्रीब्यूट करके लोन लेके फिर उसे कंडक्ट करके वापसी रीपेमेंट करके लेते हैं। ऐसे ही वो कलेक्ट करते हैं पेमेंट, जिससे कि नीडी जो फार्मर है उसकी ज़रूरत पूरी हो सके उस टाइम। रूरल क्रेडिट की अचीवमेंट जो है इंडिया में कैसी हुई है कि अडोप्ट कर ली है उन्होंने, नई टेक्नोलॉजी अडोप्ट करी है, ज़्यादातर फार्मर जो हैं ज़्यादातर अडोप्ट करे हैं, स्मॉल स्केल जो है वो बढ़ने लग गया है, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है, पॉवर्टी रिड्यूस हो गई है। फेलियर्स ऑफ रूरल क्रेडिट सिस्टम। अब रूरल क्रेडिट सिस्टम के अब कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। क्या हुए हैं, ज़्यादातर सेविंग एंड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का सिस्टम की हैबिट डेवलप नहीं हो पाई है कि सेव करना है, डिपॉजिट करना, वो नहीं हो पाई, उसमें जो है वो फेल हो गए हैं, ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन इज़ नॉट इफेक्टिव। लोन्स की जो रिकवरी होती, रीपेमेंट करना, वो वापसी जो वो है, वो अच्छी तरह से सिस्टम से मैनर रूप से नहीं चल रही है, सिस्टमाइज नहीं है। माइक्रो क्रेडिट का रोल क्या होता है, माइक्रो क्रेडिट जो है सेल्फ ग्रुप हेल्प्स करते हैं, छोटा क्रेडिट देना। ये फैसिलिटी जो है विलेजेस को सेव करना है, उनके जो मनी लैंडर साहूकार जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करने से बचाना होता है। माइक्रो प्रोडक्शन यूनिट जो करते हैं विलेजेस अर्न करें एडिशनल इनकम, उनको करने में मदद मिलती है। हाँ जी, ये डिफ़िकल्ट होता है विलेज पीपल के लिए जो क्रेडिट करना फॉर्मल सोर्सेज के लिए। अब क्या होता है, बैंक जो है दे देते हैं, लेकिन बैंक जो है अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है। वो बैंक जो हैं फॉर्मेलिटी करने के लिए फार्मर उनकी फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादातर पूरी नहीं कर पाते हैं, तो डिमांड करते हैं कोई सिक्योरिटीज़ देना, बैंक्स डिमांड करती हैं, तो विलेजर्स जो है वो डिमांड जो है पूरी नहीं कर पाते, तो उनको बैंक से लोन प्रोवाइड नहीं हो पाता है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती है, जो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ते हैं वो अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट होती है उनके लिए। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता क्या है क्या? हाँ जी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें असेंबलिंग करेंगे, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एग्रीकल्चर गुड्स का। मतलब कि एक ऐसा एग्रीकल्चर प्रोसेस जो है उसमें क्या करेगा, एक फार्मर जो है हार्वेस्टिंग के बाद ज़्यादातर उसे अपने प्रोड्यूस जो उसने फार्मिंग करा है उसे असेंबल करेगा, फिर प्रोसेसिंग करेगा, ग्रेडिंग करेगा, उसके बाद पैकेजिंग करेगा। तो ये सब जो है क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा उसको पहले, और फाइनली उसको मार्केट में सेल कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फार्मर जो है क्या करता है, अपने ही प्रोडक्ट को पूरा मेंटेन करके पूरी प्रोसेस से वो एक मार्केटिंग के थ्रू अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचता है मार्केट में। अब जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो मुश्किलें आती हैं वो क्या है, उसमें बात करें प्रॉब्लम्स जो फार्मर को फेस करनी पड़ती हैं। ट्रेडर्स जो हैं चीट करते हैं फार्मर से, जो अलग मतलब ख़राब वेटिंग कर लेंगे, गलत वेटिंग कर लेंगे कि नहीं तुम्हारा वेट इतना है उस प्रोडक्ट का और आप हमारा इतना दिखा रहा है, ठीक है। ज़्यादातर प्राइसेस लो देते हैं, ठीक। स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होती फार्मर के पास, तो इसलिए वो कम प्राइसेस में ही बेच देते हैं।
अच्छी रोड्स नहीं होती हैं, विलेजेस में अच्छी सड़कें नहीं बनी होती हैं, तो मिडल मैन जो है इसके बीच में होता है, तो लो प्राइस इस फार्मर को मिलता है। तो ये फार्मर को ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो गवर्नमेंट जो है अब इनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है कैसे उनको सही करने में गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए प्रमोट कैसे कर रही है, बढ़ावा कैसे दे रही है, स्टेप कौन से उठा रही है। रेगुलेटिंग मार्केटिंग, मार्केट्स को रेगुलेट कर रही है, मतलब कि अब क्या कर रही है, मार्केट को एस्टेब्लिश कर रही है अलग अलग कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, हर जगह पार्ट्स में, मतलब हर जगह कंट्री में एस्टेब्लिश कर रही है। परचेज और सेलिंग जो है गुड्स की वो मार्केट के अंदर कंट्रोल करती है मार्केट कमेटी के थ्रू, जिसमें ये एक गवर्नमेंट का ही एक प्रतिनिधि होता है और फार्मर होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं बस। इसमें क्या होगा, इसमें अब कोई भी मिडल मैन नहीं हो, कोई बीच में वेटिंग वगैरह जो है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, सब एक्यूरेट होगा। डेवलपमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप होंगी, गवर्नमेंट जो है रोड बनाएगी, हाउसेज बना रही हैं, कोल्ड स्टोरेज बना रही है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो ख़राब ना हो और मार्केट में अच्छा उन्हें प्राइस मिल सके। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी बना रही है, उसके अंदर मार्केट प्रॉफिट मिले फार्मर्स को, जिससे कलेक्ट कर सकें। फार्मर मार्केट बना रही है, जैसे तमिलनाडु में इस्टेब्लिश करी गई है फार्मर मार्केट। फार्मर जो है उसमें अपना प्रोडक्ट लाते हैं और डायरेक्टली मार्केट में सेल कर देते हैं कंज्यूमर को, मिडल मैन की उसमें ज़रूरत ही नहीं होती है, मतलब अवॉइड कर दिया गया है। फार्मर मार्केट जो हमारी तमिलनाडु में थी वो ऐसे ही कहाँ है, अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, ऐसे ही आपके यहाँ पे नेम्स लिखे हैं, पुणे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है अनाउंस करेगी एनएसपी, जिसमें कि जो ऐसे ही मतलब हर एक सीजन से पहले ही उन्हें क्या होगा, इतने ही अमाउंट में वो प्राइस बेचा जाएगा, लोअर होगा, इससे कम नहीं बेची जाएगी उनकी प्रोडक्ट, ठीक है। एग्रीकल्चर डिवर्सिफिकेशन जो है ज़्यादातर इसमें क्या होता है, जब नंबर ऑफ़ क्रॉप्स जो होती हैं सेम फार्म में क्या कर रही होती हैं, उगाई जा रही होती है, लेकिन उसके किसके साथ, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के साथ ही हो रही होती हैं। विभिन्नताएँ दिखा दी रखी होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ ही बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो उग रहे हैं, उनकी क्रॉप्स मतलब प्रोडक्शन उगाने के लिए लगाए गए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग, सेरिकल्चर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी फार्मिंग के साथ हो रही है। जिससे क्या होता है, ऑर्गेनिक वे पे यूज़ करा जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। ऑर्गेनिक इनपुट्स जो ज़्यादातर इंक्लूड होते हैं एनिमल के मैन्यूर्स में और कंपोस्ट में, इनके यूज़ पे ही इको फ्रेंडली के बिहाफ पर हम इनकी कल्टीवेशन करने के लिए क्रॉप्स का फार्मिंग में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, ये डिस्कार्ड करता है कि केमिकल इनपुट जो होते हैं उसको हम यूज़ ना करें, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, उनको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए इको फ्रेंडली के व्याप पे यूज़ करा जाता है। इससे क्या होगा, सॉयल जो है ज़्यादा फर्टिलिटी बनती है और हेल्थी होती है। हेल्थी फूड बनाएंगे जो प्रोड्यूस करती है, हेल्थी फूड जो है बनाती है और टेस्टी फूड बनाती है। जिससे क्या होता है, ये जो एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी होती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए, तो ऑर्गेनिक फार्मर जो होती है इंटेंसिव फार्मिंग के लिए यूज़ करी जाती है। जिससे क्या हो, जो ज़्यादातर फार्मिंग पॉपुलेशन जो है इससे कंस्टिट्यूट करी जाती है। तो हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा सिस्टम है जो हम अभी पढ़ के ही आए हैं कि ऑर्गेनिक इनपुट्स को यूज़ करती है और बाकी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स जो केमिकली यूज़ हो रहे होते हैं उनको नहीं यूज़ करती है। बायो मैन्योर और बायोलॉजिकल मेथड से वो यूज़ करे जाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक डेवलपमेंट करने के लिए, ये इको एनवायरमेंटली फ्रेंडली होती है क्योंकि इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है, जिससे कोई डैमेज ना होगा एनवायरनमेंट में, और सोयल को हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है, जिससे क्वालिटी जो है सोयल की बनी रहती है, न्यूट्रिशन और टेस्टी फूड देती है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, अभी मैंने कोई बताया ही है। लिमिटेशन क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ज़्यादातर इसमें जो है फार्मर जो है उसमें अवेयरनेस की कमी दिखाते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है इसमें साफ मतलब सही से मिल प्राप्त नहीं हो पाती हैं,
ज़्यादातर डिमांड जो होती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो है वो कॉस्टली नहीं होती है, इसलिए वो पूरी तरह से पूरी मात्रा में नहीं मिलती है इसमें। प्रॉब्लम जो है एक फिशर कम्युनिटी के लिए यूज़ करा जाता है, मतलब फिशिंग के लिए जो प्रॉब्लम फेस करी जाती है फिशिंग फार्मर के लिए। ज़्यादा फिशिंग फैमिली जो है बहुत ही पुअर होती है, तो इनकी पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम होती है। तो ज़्यादा लोग जो है इनको काम करते हैं, इलिटरेट्स लोग जो होते हैं वही काम करते हैं। तो अपनी जॉब जो वो चाहते हैं कि जो अपना शिफ्ट करें अपनी जॉब्स को की रही कहीं और, तो इसमें जो बहुत ही वो क्या करते हैं कर्ज में डूबे होते हैं वो। ब्लू रेवोल्यूशन ये हमारे सिलेबस में डिलीटेड है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंफॉर्मेशन जो है मतलब टेक्नोलॉजी है हमारी, वो हम रोल उसका क्या है फूड सिक्योरिटी करने के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा हम अचीव करती है एक ऐसा विस्तार जो फूड सिक्योरिटी जो मॉडर्न वर्ल्ड में हो, मतलब कि अच्छे से अच्छे जो है हमारे को सिक्योरिटी बिहाफ पर जो अच्छे से साफ़ सुथरी क्लीनिंग जो है फूड मिले और अच्छा साफ़ सुथरा मेंटेन हमारा इन्वायरमेंट रहे, जिसमें कि टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकें वो। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.